नमस्कार दोस्तों, आइए क्विकली आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज। आपके मॉड्यूल के एमसीक्यूज है। चैप्टर नंबर 8 टेक्निकल चैप्टर है, राइट। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स है मनी के रिगार्डिंग। ये पूरा चैप्टर है मनी के थियरी, मनी का डिमांड, मनी का सप्लाई, मनी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, वन ऑफ द वेरी टेक्निकल चैप्टर। तो आई एम वेरी श्योर कि आपने एक बार इसको अच्छे से प्रॉपरली किया होगा, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो ही एमसीक्यू समझेंगे, नहीं तो पहले कंसेप्ट्स अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, चलिए लेट्स क्विकली स्टार्ट। हम देखेंगे सारे के सारे एमसीक्यूज चैप्टर 8 यूनिट नंबर 1 के। लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यू पहला, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एनीथिंग दैट वुड एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज मनी। क्या ये सही है? सी यार, ये डिबेटेबल है। एनीथिंग दैट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज वुड डायरेक्टली मनी नहीं बनता। मनी की एक प्रॉपर्टी जरूर है कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। जो कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तो मनी बनेगा, ऐसा नहीं। मनी बनने के लिए उसने वैल्यू स्टोर भी करनी चाहिए, है ना। सी कल जाके हम टमाटर में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक टाइम पे अगर मुझे लगा कि यार मुझे मेरी ये घड़ी देनी है, आप टमाटर दे दो, तो उस टाइम के लिए हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोल के यूज कर लिया। बट टमाटर मनी नहीं बन सकता क्योंकि टमाटर अपनी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। ओवर द पीरियड या इनफैक्ट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वो अपनी वैल्यू खो देंगे कि कुछ दिनों के बाद ही वो टमाटर का सॉस बनने वाला है, राइट, सड़ने वाले टमाटर। तो हर एक चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एनीथिंग दैट वुड एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज मनी, भाई ये गलत स्टेटमेंट है, इट्स एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, बाद में मनी परफॉर्म्स ऑल द 3 फंक्शंस, नेमली मीडियम ऑफ एक्सचेंज यस, प्राइस कंट्रोल ये नहीं है मनी का फंक्शन, यूनिट ऑफ अकाउंट है, स्टोर वैल्यू भी है, प्रोवाइड यील्ड ये मनी का फंक्शन नहीं है, राइट। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर वैल्यू यस, सी कैलकाटा। डिमांड फॉर मनी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। डिमांड फॉर मनी इज अ डिराइव्ड डिमांड, राइट। थ्योरी में ही ऐसे हमने मॉडल में पढ़ा इसको, डिमांड फॉर मनी इज डिराइव्ड डिमांड, और हमने इसको देखा भी, इसका रीजन क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हायर डैश कॉमा हायर वुड बी डैश ऑफ होल्डिंग कैश एंड लोअर विल बी द डैश। ऐसा पढ़ के तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो अभी क्या करना है, ट्रिक समझिए। इकोनॉमिक्स में कई बार अगर आपको करेक्ट आंसर डायरेक्टली ना समझ में आए तो यूज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एक एक ऑप्शन को डाल के देखिए क्या वो सही बैठ रहा है वहां पे। अगर सही लग रहा है तो इट्स करेक्ट, नहीं तो वो रॉन्ग है। सो मेथड ऑफ एलिमिनेशन कई बार आप इकोनॉमिक्स में यूज कर सकते हो। कई बार बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर यार 2-4 ऑप्शन है ना सेम ही लगता है, तो आप ऐसा देखिए कौन से ऑप्शन को आप इनकार कर सकते हो, है ना। देखने गए तो बी भी सही लग रहा है, सी भी करेक्ट लग रहा है, दोनों में से कौन सा ऐसा है जिसको हम इनकार कर सकते हैं, यार ये जो बोल रहा है ना क्या इसको मैं काउंटर कर सकता हूं। इफ यू कैन काउंटर, वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर टू यूज दिस ट्रिक। कहीं पे अगर आप अटक जाओ तो ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, हायर द डिमांड फॉर मनी। मान लो डिमांड फॉर मनी यहाँ पर डालता हूं तो ओके ठीक है, हायर द डिमांड फॉर मनी, हायर वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका क्या लेना देना है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लेना देना इंटरेस्ट रेट के साथ रहता है। हायर द डिमांड फॉर मनी, हायर वुड बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी हायर द प्राइस लेवल, ठीक है प्राइस ज्यादा है, हायर वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नहीं, अगेन प्राइस लेवल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ लेना देना नहीं, इंटरेस्ट रेट का है। हायर द रियल इनकम, ठीक है लोगों का रियल इनकम ज्यादा है, हायर वुड बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नो, रियल इनकम का क्या लेना देना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ, इंटरेस्ट रेट के साथ है। सी अगर मान लीजिए मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, ओके, और मैं अगर मनी होल्ड कर रहा हूं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा हुई ना, राइट। मैंने मनी इन्वेस्ट कर देना चाहिए था क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा मिलता था। सो इन तीनों का कहीं कोई सेंस बन नहीं रहा। डी देखते, हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में ज्यादा है, हायर वुड बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यस, क्योंकि फिर मैं होल्ड करूं मनी तो आई एम लूजिंग दैट इंटरेस्ट, ओके। और सो एक डी बचता है, फिर भी थर्ड वाला डाल के देखते हैं। बट मैंने 2 ही देखे, 2 पहले के 2 वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी पहले के 3 ऑप्शन नहीं कर रहे थे जस्टिफाई, एंड हेंस ऑप्शन डी ही करेक्ट होना चाहिए। लेट्स ट्राई। हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश एंड लोअर विल बी द डिमांड फॉर मनी, यस। तो डिमांड फॉर मनी कम रहेगा क्योंकि लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इफ आई एम गेटिंग गुड इंटरेस्ट रेट, व्हाई वुड आई वांट टू होल्ड माय कैश, ना, होल्ड मनी एज कैश। सो मनी का डिमांड वुड डिक्रीज इफ इंटरेस्ट रेट इज हाई, यस, इट्स करेक्ट। तो डी दिल्ली। 5th वाला, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी होल्ड्स दैट। पहली बात तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी मतलब कौन सा? सर MV इक्वल टू PT, याद है MV इक्वल टू PT। क्या दिख रहा था इस थ्योरी में? तो ऑप्शन ए क्या कहता है, चेंजेस इन द जनरल लेवल ऑफ द कमोडिटी प्राइसेस आर कॉज्ड बाय चेंजेस इन क्वांटिटी ऑफ मनी, यस। या देखिए P है, P इज प्राइस, जनरल प्राइस लेवल, राइट। एंड यहां दिख रहा है कि यस इट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मनी, क्योंकि यहाँ पे M है तो M और P में डायरेक्ट रिलेशन है, राइट। सो A इज करेक्ट, B A इज करेक्ट, बट यहाँ पे क्योंकि ऑल द अबव ऑप्शन भी दिख रहा है, सो देखना पड़ेगा B और C को भी। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइस लेवल, यस, मनी एंड प्राइस लेवल में रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग है। एंड द क्वांटिटी ऑफ मनी इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस, यस। प्राइस कितनी होगी ये मनी के सप्लाई पे डिपेंड डेफिनेटली करता है, क्वांटिटी ऑफ मनी उस पर डेफिनेटली डिपेंड करता है। ये भी कहता है, सी देखिए, चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी, चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी, ओके। आप ध्यान से देखना, वैल्यू क्या रहता है? वैल्यू इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस। जितनी प्राइस ज्यादा
उतनी मनी की वैल्यू कम, राइट, ऑब्वियस। अब यहां देखना है, यहाँ पे v इज वेलोसिटी, राइट, v इज नॉट वैल्यू। सो यहां पे आप ऑप्शन सी पढ़ते, चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी और परचेसिंग पावर ऑफ मनी आर डिटरमिन्ड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाय चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। एब्सोल्युटली यस। सी पहले हमने देखा कि मनी पे डिपेंड करता है कि प्राइस कितना होगा, डायरेक्ट रिलेशन, मनी ज्यादा प्राइसेस मार्केट में ज्यादा, मनी का सप्लाई ज्यादा मार्केट में जनरल प्राइस लेवल ज्यादा, राइट। अगर प्राइस ज्यादा है मतलब ही वैल्यू क्या होगी, कम। सो ऑप्शन सी कई सही तो कह रहा है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी और परचेसिंग पावर डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मनी। यस, कि मनी की क्वांटिटी पे प्राइस डिपेंड करता है, और यस हमने देखा प्राइस पे वैल्यू भी डिपेंड करती है। सो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये तीनों चीजें कहती है। सो आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव, राइट। कैम्ब्रिज अप्रोच, कैम्ब्रिज अप्रोच याद है आपको, राइट। कैम्ब्रिज अप्रोच क्या था, के टाइम्स मनी डिमांडेड, राइट, इस के टाइम्स क्या, पी इंटू वाई। पी यहाँ पे क्या है, जनरल प्राइस लेवल, ओके। वाई क्या है, इंडिया का नेशनल इनकम। जनरल प्राइस लेवल मतलब ही एक तरह से महंगाई। सो कैम्ब्रिज अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज क्या, इसको हम कैश बैलेंस अप्रोच भी कहते हैं, राइट। कैम्ब्रिज अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थ्योरी, पहली बात तो क्वांटिटी थ्योरी कहती क्या थी कि मनी डिमांडेड इज के टाइम्स पी इंटू वाई, राइट। अगर के टाइम्स पी इंटू वाई है तो हम जानते हैं यहाँ पे पी इज जनरल प्राइस लेवल, वाई इज नेशनल इनकम। अब इसी कैम्ब्रिज अप्रोच को क्या कहते हैं, बस ये सवाल है। तो यहाँ पे तो अपने को इस इक्वेशन का लेना देना नहीं, बट बस मैंने एक बार बता दिया ताकि आपका कैम्ब्रिज अप्रोच या कैश बैलेंस अप्रोच भी रिवाइज हो जाए। तो कैश बैलेंस अप्रोच यही था, और ये कैम्ब्रिज अप्रोच का दूसरा नाम क्या है, कैश बैलेंस अप्रोच। सेवेंथ वाला, फिशर्स अप्रोच एंड कैम्ब्रिज अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी कंसिडर व्हाट। फिशर में हमने देखा एमवी इक्वल टू पीटी, कैम्ब्रिज का अभी हमने इक्वेशन देखा के टाइम्स पी इंटू वाई। ये दोनों के दोनों क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। सो देखिए, फिशर्स अप्रोच एंड कैम्ब्रिज अप्रोच फॉर डिमांड कंसिडर मनीज रोल इन एक्टिंग एज स्टोर वैल्यू। स्टोर वैल्यू में कहा कुछ लेना देना था, मनी का रोल एमवी, एम इंटू वी इज पीटी। मनी का रोल प्राइस में, मनी का रोल है ना ओवरऑल टोटल ट्रांजैक्शंस जो है पी टाइम्स टी, मनी का रोल उसमें हम देख रहे थे। यहां पे हम देख रहे थे कि मनी डिमांडेड है ना, इस पे डिपेंड करता है प्राइस कितनी होगी, जनरल प्राइसेस इन द मार्केट। मनी कितना लगेगा इकोनॉमी को, ये डिपेंड करता है नेशनल इनकम कितना है। स्टोर वैल्यू कहां से बीच में आ गया, नहीं तो मनी एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज एंड देयरफॉर डिमांड फॉर मनी इज टर्म्ड एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस। नहीं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस वाला पार्ट एस इसके लिए तो नहीं है, मनी एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज इसके साथ डिमांड फॉर मनी कंसिडर। क्वेश्चन वापस पढ़िए, फिशर्स अप्रोच एंड कैम्ब्रिज अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी कंसिडर व्हाट, consider money as a means of exchange and therefore demand for money is termed as for liquidity preference. Okay, भी इतना सही नहीं लग रहा है, ठीक है, गलत कुछ ऐसा लग नहीं रहा इतना बड़ा, लेकिन सी देखते हैं। money as a means of transaction, yes, transaction money, and therefore demand for money is only transactional demand for money. अब ये देखिए ज्यादा सही है, liquidity preference के बारे में फिशर के अप्रोच में तो था ही नहीं, फिशर के अप्रोच में तो है ही नहीं। इन्होंने कहा फिशर एंड कैम्ब्रिज के अप्रोच में क्या ये दोनों कंसिडर करते, तो बोथ ऑफ देम एक्सेप्ट कि मनीज रोल इन द ट्रांजैक्शन, है ना, इन द ट्रांजैक्शंस दैट हैपन इन द इकोनॉमी। यहां पे भी देखिए टी ट्रांजैक्शन से मनी का रोल वहां पे, प्लस यहां पे भी आप देख सकते हो मनी एंड नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम एसेंशियली इज, है ना, इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। सो जस दोनों के दोनों ये जरूर मानते कि मनी का डिमांड इज फॉर ट्रांजैक्शनल पर्पस। ओके, आगे रियल मनी क्या रहेगा, हमेशा याद रखना पूरे इकोनॉमिक्स में, रियल इज नॉमिनल एडजस्टेड फॉर प्राइस लेवल, है ना, व्हाट इज रियल, रियल इज नॉमिनल वैल्यू एडजस्टेड फॉर प्राइस। सो रियल मनी इज नॉमिनल एडजस्टेड फॉर प्राइस लेवल। सीधा सीधा जवाब, कुछ भी नहीं इसमें। प्रिकॉशनरी मनी बैलेंस, मनी बैलेंसेस पीपल वांट टू होल्ड। क्यों लगता है लोगों को प्रिकॉशनरी मनी बैलेंस, क्यों रखते हैं लोग प्रिकॉशनरी, राइट। ये थ्योरी का कहना क्या था कि लोग प्रिकॉशन बोलकर मनी को रखते हैं, और यस हमने यहां पे पढ़ा था कि इट इज इनकम इलास्टिक एंड नॉट वेरी सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन है। इट इज इनकम इन इलास्टिक ऑप्शन भी बोल रहा है, गलत। सी प्रिकॉशनरी मनी डिपेंड्स अपॉन इनकम। इलास्टिक टू इनकम का मीनिंग क्या है कि लोगों का इनकम अगर बढ़ गया, इनकम चेंज हो गया, तो प्रिकॉशनरी मनी डिमांड विल ऑल्सो चेंज। एंड इट्स ऑब्वियस, सी जब आपका इनकम बढ़ता है तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं, राइट। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं मतलब ही अनसर्टेनिटी बढ़ती है, और हेंस प्रिकॉशन बोलकर आप और मनी रखना चाहोगे। सो बिल्कुल सही कह रहा है ये ऑप्शन ए कि प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी क्या कहता है कि इट इज इलास्टिक टू इनकम। इनकम जैसे जैसे आपका बदलेगा,
डिमांड फॉर मनी फॉर प्रिकॉशनरी रीजंस चेंज होगी। और जैसे मैंने आपसे कहा इनकम बढ़ता है तो यूजुअली क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं, इसलिए आपको ज्यादा मनी की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि एज अ प्रिकॉशन, राइट। एंड यस, ये बहुत बिल्कुल सही है कि प्रिकॉशनरी मनी बैलेंस पीपल वांट टू होल्ड, इट इज इनकम इलास्टिक एंड नॉट वेरी सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल सही, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या लेना देना, ये पैसा मैंने प्रिकॉशन बोल के यूज किया हुआ है, सो इट हैज नथिंग मच टू डू विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट। ये प्रिकॉशन बोल के मुझे चाहिए, मेरे पास इंटरेस्ट रेट ज्यादा भी रहा परवाह नहीं, प्रिकॉशन बोल के मुझे ये पैसा मेरे पास चाहिए। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या बोलता है? स्पेक्युलेटिव मतलब सट्टा। सट्टा क्या कि क्या कहता है ये? स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इज नॉट डिटरमाइंड बाय इंटरेस्ट रेट। नहीं, सट्टा बोला मतलब इंटरेस्ट रेट का लेना देना तो है ही। पॉजिटिव रिलेशन इंटरेस्ट रेट के साथ, नेगेटिव रिलेशन इंटरेस्ट रेट के साथ क्या सही है? जैसे हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो मनी का डिमांड घटेगा, क्योंकि लोग इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है इसलिए वो अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहेंगे, दे वुड लाइक टू इन्वेस्ट एंड अर्न इंटरेस्ट, राइट। सो स्पेक्युलेटिव डिमांड कहता है कि इंटरेस्ट रेट में और मनी की डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, ओके। जितना इंटरेस्ट रेट ज्यादा उतना मनी डिमांडेड कम, क्योंकि लोग इंटरेस्ट रेट ज्यादा है इसका फायदा उठाना चाहेंगे। केन्स के हिसाब से इफ द करंट इंटरेस्ट रेट इज हाई तो क्या होगा? पीपल विल डिमांड मोर मनी बिकॉज द कैपिटल गेन ऑन बॉन्ड्स वुड बी लेस देन रिटर्न ऑन मनी। नहीं, सी केन्स का कहना क्या था? सिंपल, अगर इंटरेस्ट रेट आपका अभी ज्यादा है, आपके बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। मैंने रेगुलर लेक्चर में इसको डिटेल में बताया था, और मैथ्स में मैं जब पढ़ाता भी आपको प्रेजेंट वैल्यू, तब मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड बाय 1 + r/n, राइट। सो एसेंशियली अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर जो रहेगा, राइट, आप प्रेजेंट वैल्यू जब निकालोगे तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + r/n है, तो 1 + r अगर बढ़ जाएगा तो प्रेजेंट वैल्यू गिर जाएगी। और इसलिए केन्स क्या कहता था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कम आएगी, राइट। और अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड की कम आएगी, तो लोगों को क्या लगेगा कि यार ये इंटरेस्ट रेट अभी के लिए ज्यादा है एंड वेरी सून इट विल रिटर्न टू नॉर्मल, तो वो उम्मीद करेंगे कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट गिरे, ओके। सो ये हमने डिटेल में रेगुलर लेक्चर में देखा था, लेकिन मैंने याद रखने का आपको एक सिंपल तरीका कहा था, इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो बॉन्ड की प्राइस गिरेगी, इनवर्स रिलेशनशिप, ये कहता है केन्स की थ्योरी, राइट। अब अगर हम यहां देखें तो पीपल क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर आज इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो बहुत जल्द वो नॉर्मल सी पे आएगा, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, सो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, इट विल रिवर्स, द ट्रेंड वुड रिवर्स। सो ऑप्शंस पढ़ते हैं अभी, पीपल विल डिमांड मोर मनी बिकॉज द कैपिटल गेन ऑन द बॉन्ड्स वुड बी लेस देन रिटर्न ऑन मनी। पीपल विल एक्सपेक्ट द इंटरेस्ट रेट टू राइज एंड द बॉन्ड प्राइस टू फॉल। देखो अभी ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट हाई है, पीपल और हाई होने के लिए नहीं देखेंगे, पीपल तो ये लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इंटरेस्ट रेट वो रिटर्न टू नॉर्मल, मतलब गिरेगा वो। सो पीपल विल एक्सपेक्ट द इंटरेस्ट रेट टू फॉल, यस, एंड द बॉन्ड प्राइस टू राइज, यस। जब इंटरेस्ट रेट गिरता है बॉन्ड प्राइस बढ़ती है, इनवर्स रिलेशनशिप, राइट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे बॉन्ड का, है ना, जैसे व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड? नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट दैट इट इज गोइंग टू अर्न, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फंड्स। तो अगर आने वाले इयर्स में जो मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है प्लस जो मुझे सम मिलने वाला है, उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू ही तो आज की वैल्यू होती है बॉन्ड की। अब अगर इंटरेस्ट रेट अभी हाई है तो पीपल विल एक्सपेक्ट कि वो नॉर्मल सी में लौटे, मतलब वो गिरे, और जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू, तो इंटरेस्ट रेट डिनोमिनेटर में है, वो गिर गया है, डिनोमिनेटर कम हुआ है, इसलिए आने वाला रिजल्टेंट आंसर ज्यादा आएगा, इसलिए इंटरेस्ट रेट गिरता है, बॉन्ड की प्राइस बढ़ती है। ऐसा इनवर्स रिलेशनशिप डिटेल में हमने रेगुलर लेक्चर में देखा था। अभी के लिए तो बस इतना याद रखिए, केन्स के हिसाब से क्या जरूरी है, ज्यादा जरूर लॉजिक अभी काम का नहीं, रेगुलर लेक्चर में ठीक था। एग्जाम के लिए, एग्जाम के जितना पढ़ो ना, इंटरेस्ट रेट ज्यादा, बॉन्ड की वैल्यू कम, और अगर अभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो पीपल विल एक्सपेक्ट कि वो नॉर्मल सी पे लौटे, और जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी, ओके। आगे तो इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच, हाँ, इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच इसने दिया था बॉमल ने, याद है आपको, और बॉमल के हिसाब से लोग कैश को उतना ही डिमांड करते हैं जस्ट लाइक एनी अदर इन्वेंटरी, और उसमें हमने फॉर्मूला देखा था √2, है ना, इट डिपेंड्स अपॉन ब्रोकरेज, इट डिपेंड्स अपॉन नेशनल इनकम एंड इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला था बॉमल का। रेगुलर लेक्चर में मैंने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है, प्लस मैंने आपको कहा भी है कि सी इंटर में जब आप कॉस्टिंग पढ़ोगे, सी इंटर में, ओके, वहां पे जब मैं यूक्यू का फॉर्मूला आपको बताऊंगा तो वहां पे प्रूफ भी होगा इस फॉर्मूला का, राइट, इस फॉर्मूला का प्रूफ भी है, रेगुलर लेक्चर में हमारी इसकी बात हुई है, पर अभी के लिए एग्जाम में काम का नहीं, एग्जाम में बस फॉर्मूला लर्न करिएगा।
सिंपल क्या कहता है ये? इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच ऑफ ट्रांजैक्शन और इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच टू द ट्रांजैक्शंस डिमांड फॉर मनी क्या एक्सप्लेन्स नेगेटिव रिलेशन बिटवीन मनी डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट. यस, इंटरेस्ट रेट नीचे है और मनी की डिमांड में. सो मनी डिमांडेड या कैश डिमांडेड और इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव है. यस, बिल्कुल ये सही कहता है. पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं, तो ए इज करेक्ट. नेगेटिव रिलेशनशिप. 12th आंसर इज ए. 13th वाला, अकॉर्डिंग टू बॉमल एंड टोबिन्स अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी ऑप्टिमल एवरेज मनी होल्डिंग इज. ऑप्टिमल एवरेज होल्डिंग, तो बॉमल के हिसाब से ऑप्टिमल तो इतना है, राइट. अब ऑप्टिमल एवरेज किस पे डिपेंड करता है? क्या वाई और प्राइस पे डिपेंड करता है? वाई एंड प्राइस के ऊपर. ओके, सो नेशनल इनकम इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ income, that is national income, and price levels is a positive function of transaction cost, right? Transaction cost मतलब ही brokerage. Okay, yes, B भी सही है. C is a negative function of interest rate. Yes, C भी सही है. So अगर आप देखो B भी करेक्ट है, C भी करेक्ट है, तो एक ही ऑप्शन होना चाहिए, सीधा सीधा D. A के ऊपर ज्यादा आपने विचार नहीं किया, तो B और C को देख के भी समझ सकते हो B और C करेक्ट है. सीधा सीधा है ना. B क्या कहता है? पॉजिटिव फंक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट. यस, B इज ब्रोकरेज कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पॉजिटिव है. सी कहता है इनवर्स रिलेशन विद रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये भी सही कह रहा है. तो बी और सी तो सही है ही, तो आंसर इज ऑल. उसके साथ साथ यस डेफिनेटली आप ये देख सकते हो कि क्या मनी डिमांडेड का डायरेक्ट रिलेशन है नेशनल इनकम के साथ भी, तो ये भी करेक्ट है. ओके, सो डी ऑल द अबव. 14th वाला, डैश कंसिडर द डिमांड फॉर मनी इज एन एप्लीकेशन ऑफ अ मोर जनरल थियोरी ऑफ डिमांड फॉर कैपिटल असेट्स. याद रखना, कैपिटल असेट्स के लिए जो कहा गया था वो किसका कहना था? फ्राइडमैन का. फ्राइडमैन ने कहा था कि मनी डिमांडेड इज एन एप्लीकेशन ऑफ मोर जनरल थियोरी ऑफ डिमांड फॉर कैपिटल असेट्स. फ्राइडमैन का डेफिनेशन है. नॉमिनल डिमांड फॉर मनी राइजेस इफ. नॉमिनल मनी डिमांड फॉर मनी राइजेस इफ. अब नॉमिनल मतलब क्या है? नॉमिनल मतलब बोलने की बात है. इन जनरल डिमांड फॉर मनी विल राइज इफ व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग rises if opportunity cost of money holdings, that is bonds and stock returns, RBRE respectively decline. Yes, सी सिंपल है. अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब सिंपल, ये जो रेट ऑफ रिटर्न बोल रहे हैं आप, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़िए. रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लेते गिरेगा तो मनी डिमांडेड बढ़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो ऐसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं क्यों मेरे फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहूं, राइट? Rather, I'll demand my money back so that I can use it for my transaction, for my precaution. Interest rate is more. I want to grab this opportunity to earn the return. And hence, अगर interest rate ज्यादा है तो मैं मेरा money invest करूंगा and I'll not demand that money. So yes, A is very true. Nominal demand for money will rise if what? If the opportunity cost declines. तो opportunity cost मतलब interest rate अगर decline हो गया, so money का demand बढ़ेगा. Option A is absolutely correct. Okay, with that we have revised unit number 1. Thank you so much. और ऐसे ही फटफट आगे के भी वीडियोस में एक यूनिट का बहुत अच्छे से हम रिवीजन कर रहे हैं. एक यूनिट देखना है और सारे एमसीक्यूज बस करके जाइए. इकोनॉमिक्स गेम चेंजर सब्जेक्ट है. amongst all the 4 subjects in foundation that you have, economics holds a very special place. It has the capability to easily ensure that you score the aggregate. कोई पेपर ऊपर नीचे भी हो गया तो इकोनॉमिक्स से जो नया पार करवाता है, राइट? सो हर एक यूनिट को जरूर देखिए एंड बने रहिए. एक यूनिट में अपन अगला हर एक लेक्चर में हम एक यूनिट कंप्लीट करते चलेंगे. थैंक यू सो मच.